गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेशन का क्लास चल रहा है उसका आज ये 7वीं क्लास है। आपने कमेंट के माध्यम से और फोन के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि जो प्रश्नों का स्तर है खास करके करंट अफेयर्स का उसको और टफ बनाया जाए ताकि उसका अधिकतम लाभ हमें आने वाली परीक्षाओं में मिले। तो उसमें हमने सुधार किया है। अब जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें हमने करंट अफेयर्स के और अधिक प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है तथा उसके स्तर को जो है और अधिक बढ़ाया है। तो आइए आज के अपनी इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किए हैं। तो आइए जुड़ते हैं आज के अपने इस शानदार क्लास में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांग्ला कवि जिन्होंने दीन बंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। हमारे ऑप्शन है ए माइकल मधुसूदन दत्त, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गिरीश चंद्र घोष, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी जो दीन बंधु मित्र का नाटक है, दीन बंधु मित्र का कौन सा नाटक? नील दर्पण। इसका पूछा है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है और जिसने किया है वह प्रसिद्ध बांग्ला कवि भी हैं। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। और इसे प्रकाशित किसने किया है? तो प्रकाशित किया है रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने। ठीक, किसने? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने इसे प्रकाशित किया। प्रकाशित करने की वजह से इन्हें 1 माह की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। ठीक, 1 माह की जेल इनकी हुई थी और 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा था। ठीक, तो दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन ने। प्रकाशित किसने किया? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित किया। आगे देखते हैं, हाउ इंडिया रॉट फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक की लेखक कौन है? यानी हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है उषा मेहता, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, डी सरला देवी चौधरानी। तो जो यह पुस्तकों से संबंधित प्रश्न है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम यह पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा था। एनी बेसेंट लिखा था कब? 1915 में। 1915 में यह पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना इसमें। तो पहला है धोंडो केशव कर्वे, यानी जो उस समय के समाज सुधारक हैं इनके द्वारा गठित की गई संगठन का नाम पूछा है कि किसने कौन से संगठन का गठन किया है। तो अगर हम इसमें देखते हैं जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, धोंडो केशव कर्वे, तो इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। रमाबाई रानाडे जो है इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो संस्था थी विमेंस इंडिया एसोसिएशन, यानी 1 में ए, बी 2 में बी, 3 में डी और 4 में सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा सी हमारा सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या प्रश्न है, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखा जाना चाहिए। यह किसका कथन है? यानी जो इसमें कथन दिया गया है यह कथन किसने कहा है उससे संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी केशव चंद्र सेन। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने यह कथन कहा था कि हमें भूतकाल पर क्या कहते हैं बहुत ज्यादा आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और जो पश्चिम है यानी यूरोप का अंधानुकरण भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है?
विवेक और बुद्धि का सहारा लेकर के नए भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य विचारों का क्या हो, सम्मिश्रण हो। ठीक, आगे देखते हैं। मानसोल्लास नामक ग्रंथ किस चालुक्य शासक ने लिखा? हमारे ऑप्शन है ए विक्रमादित्य द्वितीय, बी जयसिंह द्वितीय, सी तैलभ द्वितीय, डी सोमेश्वर तृतीय। तो मानसोल्लास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एक चालुक्य शासक हैं, उनके विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था? 1129 में। 1129 में मानसोल्लास नामक ग्रंथ लिखा था। इसी का एक नाम मिलता है अभिलाषार्थ चिंतामणि। तो मानसोल्लास का जो पुस्तक है इसका एक नाम अभिलाषार्थ चिंतामणि भी है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है ये ऋग्वैदिक काल में मंदिर नहीं थे व मूर्ति पूजा भी नहीं थी। तो यह सही है। वैदिक कालीन धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा जाता है, यह भी सही है। ऋग्वैदिक धर्म प्रवृत्त मार्गी है, यह भी सही है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, यही जो हमारा डी ऑप्शन है यही गलत है, यानी असत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा डी होगा। ध्यान यहाँ पर रखिएगा हमेशा कि कौन सा असत्य है, कभी कभी पूछता है कौन सा गलत है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी, कर्म आधारित थी। अगर हम जन्म आधारित की बात करेंगे, जन्म आधारित की बात करेंगे तो यह जो है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित हो जाती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित है। आगे देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो हमारे ऑप्शन है ए 120 अध्याय और 8 खंड, बी 80 अध्याय 7 खंड, सी 100 अध्याय 5 खंड, डी 60 अध्याय 8 खंड। तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता जो है यह 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। कितने? 120 अध्याय इसके हैं और 8 खंड हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? यह यूपी स्पेशल का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि किस मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। हमारे ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी मानसून, बी बंगाल की खाड़ी शाखा, सी अरब सागर शाखा, डी उत्तर पूर्व मानसून। तो जो उत्तर प्रदेश में वर्षा का माध्यम है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। तो यहां से जैसे मानसून आता है फिर बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर हमें कृषि जलवायु क्षेत्रों के विषय में बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 3, बी 9, सी 6, डी 12। तो उत्तर प्रदेश में जो है 9 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कितने? 9 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व, इसको ध्यान में रखिएगा। और पहाड़ियां हो, नदियां हो, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रम क्या है उनका। तो हमारे ऑप्शन है ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, सी है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर, डी है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। यानी सबसे पश्चिम में जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है और सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, इसको बताना है। तो पश्चिम से अपूर्व की क्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सतपुड़ा, फिर आएगा महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पहाड़ आएगा। ठीक, तो पहाड़ियां किस क्रम में है? सतपुड़ा पहले, फिर महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वह सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी
मिलती हैं। यानी कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती है, इससे यह प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है वह देवप्रयाग में मिलती है। कहां पर? देवप्रयाग में मिलती है। आगे देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। तो जो शनि ग्रह है उसका वायुमंडल जो है उसमें सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह मीथेन गैस है। शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं। टेरा रोसा मृदा जिसकी कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है वह है। हमारे ऑप्शन है ए कहवा, बी नारियल, सी गेहूं, डी चावल। तो जो टेरा रोसा मिट्टी है, टेरा रोसा मृदा है, उसमें सबसे अधिक या फिर सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो टेरा रोसा मृदा में सबसे अच्छी कहवा की फसल होती है। ठीक, किसकी? कहवा की फसल सबसे अच्छी होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत, सूची 2 में देश दिए गए हैं। तो इसमें गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर देश है और यहाँ पर पर्वत है। सूची 2 में पर्वत दिया गया है। मोरक्को की बात करते हैं। मोरक्को में कौन सा पर्वत है? मोरक्को में है ट्यूबकल पर्वत। अल्जीरिया में है हागर पर्वत। तंजानिया में है किलिमंजारो। युगांडा में स्टैनली। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। 3, 1, 4, 2 हमारा जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। पहला है मूत्र, बी कीटनाशक, सी घरेलू अपशिष्ट, डी मल पदार्थ। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भूमि में आसानी से घुल जाता है जिससे भूमि को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है ए, सी, डी, यानी मूत्र, घरेलू अपशिष्ट और मल पदार्थ तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कीटनाशक, बी। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है बल्कि ये मूत्र, घरेलू अपशिष्ट और मल पदार्थ जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक, तो हमारा जो सही उत्तर होगा कीटनाशक, बी। आगे देखते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? पहला है संसाधन संरक्षण, बी सतत विकास, सी भविष्य के संसाधन, डी खपत में कमी। यानी जो संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण, इसको हम क्या कहते हैं? सतत विकास। सतत विकास से मतलब है संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के लिए ऐसा उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी की जरूरत भी पूरी हो सके। इसके साथ ही भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको भी जो आवश्यक लाभ है उससे मिले और जो संसाधन है उसका आसानी से उनकी पहुंच हो। तो यह सतत विकास कहलाता है। आगे देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सी सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, डी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर है भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पर जान गई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। यानी संविधान में किस क्रम में दिया गया है, इनका उल्लेख किया गया है, उसके विषय में हमें लिखना है। पहला है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें जो क्रम अगर हम संविधान के अनुसार बात करते हैं तो पहले सबसे आता है संघ और उसका कार्य क्षेत्र, उसके बाद आता है नागरिकता 3, चौथा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर आता है मौलिक कर्तव्य। यानी 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 हमारा जो सही उत्तर होगा बी हमारा इसमें सही ऑप्शन है।
आगे देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो हमारा जो पहला कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह सही है। यानी कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, यह तो कथन सही है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। इससे तात्पर्य है कोई भी राज्य इस आधार पर अलग होने के लिए नहीं कह सकता है कि वो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा जो कथन है गलत है, यानी इसमें केवल एक जो कथन है वही सही है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित किया गया, यानी शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, बी 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, डी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। यानी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, तो हमारा जो सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं, उसके द्वारा जो मूल कर्तव्य है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 50 में, बी अनुच्छेद 51A में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 53 में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए मूल कर्तव्य भाग 4 क में, बी राज्य भाग 6 में, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13 में, डी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, यह सही है। राज्य की जो व्याख्या है भाग 6 में है, यह भी सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं बल्कि भाग 5 में आता है। ठीक, भाग 5 में क्या है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसमें क्या है, सूची 1 में जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए हैं, सूची 2 में क्या है, सिद्धांतों के प्रतिपादक। यानी सूची 1 में क्या दिया गया है, जनसंख्या के सिद्धांत, और दूसरे में क्या है कि उस सिद्धांत को कौन से विद्वान ने दिया है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। तो जो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत है, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, इसके जो जनक हैं, इस सिद्धांत को देने वाले एडविन केनन है। सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत जो है हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह किसका है, यह थॉमसन का है। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, किसका है, माल्थस का। तो यानी ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2, 4 3 1 2। हमारा जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 वैज्ञानिक और सूची 2 आविष्कार को कूट के आधार पर मिलाइए। यानी सूची 1 में क्या दिया गया है, वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में क्या दिया गया है, उन वैज्ञानिकों ने कौन सा आविष्कार किया है इसके विषय में दिया है। तो रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबल, कार्टराइट और ग्राहम बेल। और जो आविष्कार क्या है, पावर लूम, टेलीफोन, डायनामाइट और एटम बम। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम बम का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। कार्टराइट जो है इन्होंने पावर लूम, और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। यानी ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2।
4 3 1 2। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 जीवाणु, 2 कवक, 3 विषाणु। उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। यानी जो ऑप्शन दिया गया है ऐसा इसमें कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है जिसके डीएनए में परिवर्तन करके उसको क्या किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है। तो जीवाणु और कवक यानी दोनों को क्या किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जा सकता है उसमें उसके डीएनए में परिवर्तन करके, परंतु विषाणु को नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा केवल 1 और 2। आगे देखते हैं, विटामिन बी12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए कोबाल्ट, बी लौह, सी जस्ता, डी मैग्नीशियम। तो विटामिन बी12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु जो है वह पाई जाती है। आगे देखते हैं, 50वां G7 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन इटली के अपुलिया शहर में 13 से 15 जून 2024 को हुआ। दूसरा है, इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल, क्या G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI का शुभारंभ किया गया। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। तो जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है यह इटली के अपुलिया शहर में हुआ, यह भी सही है। यह सही है। कब हुआ था? 2024 में 13 से 15 जून के बीच में। इस सम्मेलन में एक नई पहल की शुभारंभ किया गया था, क्या G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI, और इसमें 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2027 तक एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से जो तीनों कथन है वह सही है। तो गलत क्या है? कोई भी इसमें कथन गलत नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? डी। आगे देखते हैं, मेन 5CV से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरा कथन क्या है? यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित और एक ही शॉट में मेनिनगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा कथन है, इस वैक्सीन को ग्लोबल वैक्सीन एलायंस या गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया। चौथा कथन क्या है? मेनिनजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। इसमें क्या देखना है? इसमें कौन सा कथन सही है? यह लिखा नहीं गया था, गलती हो गई। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 और 1 3 और 4, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3, डी सभी। तो इसमें जो मेन 5CV जो है यह मेनिनजाइटिस की एक नई वैक्सीन बनाई है। किसने? अल्जीरिया ने बनाई है, ठीक, और सॉरी नाइजीरिया ने बनाई। तो यह विश्व का पहला देश है। सही है कथन। और यह वैक्सीन जो है किसके द्वारा अनुशंसित है? WHO के द्वारा। और इसको जो वित्त पोषण किसने दिया है? ग्लोबल वैक्सीन एलायंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में गावी कहा जाता है। तो इसने वित्त पोषित किया है। मेनिनजाइटिस क्या होती है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में एक सूजन है, ठीक, सूजन की बीमारी है। तो जो चारों कथन वह सही है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, हाल ही में लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पहला है ए मलेशिया, बी मलावी, सी ताइवान, डी सिंगापुर। तो लाई चिंगते जो हैं यह अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, क्या भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी गुजरात।
तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, भारत रंग महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में हुआ था। ठीक, गुजरात के कच्छ में इसका आयोजन हुआ था। तो इस प्रकार से आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।